दोस्तों, इंसान हमेशा अपने अतीत को लेकर परेशान रहता है या आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित। वो ये भूल जाता है कि अभी वो जहाँ जी रहा है, जो पल बिता रहा है, वो है वर्तमान, लेकिन उसका मन इस वर्तमान में है ही नहीं। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की ये कहानी, जो आपको जरूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है फॉस्टर। तो कहानी की शुरुआत होती है एलेक और जोई से, जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने का वेट कर रहे होते हैं। दरअसल वो पिछले 1 साल से इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनको कोई बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, और उनकी दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि उन दोनों के अंदर ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डॉक्टर उनसे कहता है कि शायद मानसिक तनाव की वजह से जोई गर्भ धारण नहीं कर पा रही, इसलिए आप दोनों अभी खुश रहने की कोशिश कीजिए। अब डॉक्टर ने तो खुश रहने के लिए बोल दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि खुशी उन दोनों की जिंदगी से कहीं दूर जा चुकी थी। उसी रात जोई एलेक से कहती है कि क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें। साथ ही वो उसे एक अनाथ आश्रम का कोई कार्ड भी देती है, जिसे हॉस्पिटल में कोई उसके पास रखकर चला गया था। एलेक ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो अनाथ आश्रम चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ की इंचार्ज मिस लैंग से होती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आपका कोई और भी बच्चा है। ये सुनकर एलेक और जोई इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ जोई कहती है कि उस एक्सीडेंट के बाद से मैं गर्भ धारण नहीं कर पा रही। मिस लैंग यहाँ समझ नहीं पाती कि वो कौन से एक्सीडेंट की बात कर रही है, लेकिन जोई को ऐसे परेशान देखकर वो उससे और कुछ सवाल नहीं करती। खैर, अब मिस लैंग उन दोनों को वहाँ घुमाने लगती है, जहाँ सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी जोई की नजर वहाँ साइड में खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ती है, जिसने किसी सेल्समैन जैसा कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वो जोई को देखते ही बड़ी सी स्माइल देता है। इसके बाद मिस लैंग कहती है कि हमारे सभी बच्चे एकदम खास हैं और यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बड़ा है, तो गोद लेने के प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। अब एलेक और जोई वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा खिड़की से जोई को देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है और उसे बाय करता है। जोई भी उसे देखकर मुस्कुराती है और बाय करती है, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं एलेक को, जो एक खिलौने बनाने वाली कंपनी का मालिक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके खिलौनों की डिमांड मार्केट में काफी कम होने की वजह से उसका बिजनेस पूरी तरह से डूबता जा रहा है। वो लोन लेकर जैसे तैसे अपना काम चला रहा है और अपने वर्कर्स को पैसे दे रहा है। उधर जोई भी एक बुक स्टोर चलाती है और उसने बच्चों के लिए काफी सारी बुक्स भी लिखी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उसने भी लिखना बंद कर दिया है और आज वो बुक स्टोर जल्दी बंद करके अपने घर आ जाती है। अब घर पर काम करते हुए अचानक घर की बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही जोई एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जो उसे अनाथ आश्रम में देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उसे अपना नाम इलाई बताता है और जोई को एक फॉर्म देते हुए कहता है कि आश्रम वालों ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और मिस लैंग ने उसे उनका बेटा बनाकर वहाँ भेजा है। खैर, अब अंदर आकर इलाई जोई से कॉफी मांगता है, लेकिन जोई उसकी एज के हिसाब से उसे दूध लाकर दे देती है और उसके लिए टीवी में कार्टून लगा देती है। लेकिन इलाई बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो जोई से न्यूज लगाने के लिए कहता है। जोई सोचती है कि इतना छोटा बच्चा न्यूज कैसे देख सकता है, और जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो एलेक को फोन करके बुलाती है और इलाई के ऐसे बर्ताव के बारे में सब कुछ बताती है। साथ ही वो कहती है कि मैंने अनाथ आश्रम भी फोन किया था, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब सच्चाई जानने के लिए वो इलाई को साथ लेकर आश्रम के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वो एलेक से उसके बिजनेस के बारे में पूछने लगता है और आर्थिक मंदी के बारे में भी बातचीत करने लगता है। अब एलेक भी उसकी इन बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाता है, और 7 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो दोनों मन ही मन मुस्कुराते हुए आश्रम पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि मिस लैंग की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अंदर जाकर वहां की अकाउंटेंट उनका फॉर्म देखती है, जो उसको पूरी तरह से कंप्लीट लगता है, लेकिन फिर भी वो उनसे कहती है कि मिस लैंग के ठीक होते ही वो उनसे बात करके उन्हें बताएगी। तब तक आप चाहें तो इलाई को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब जोई ये सुनकर खुश हो जाती है और इलाई को साथ ले जाने के लिए एलेक से कहती है। एलेक जोई की बात मान तो लेता है, लेकिन वो जोई के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो दोनों रास्ते में एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। अब उस चुप्पी को तोड़ने के लिए इलाई कार में चल रहे गाने के साथ खुद भी गाने लगता है और उन दोनों को साथ गाने के लिए बोलता है। जोई अब खुद भी इलाई के साथ गाने लगती है और उसकी खुशी के लिए एलेक भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि काफी समय बाद उसने आज जोई को इतना खुश देखा था। खैर, अब वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ रात को जोई जब इलाई का सूटकेस खोलकर देखती है तो उसमें उसकी शर्ट और टाई बड़े ही तरीके से रखे होते हैं।
जैसे किसी बड़े आदमी ने उन्हें रखा हो। तभी इलाई बाथरूम से बाहर आकर जोई को बताता है कि कौन सा टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए सही है और कौन सा खराब। अब एक छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी समझदारी भरी बातों को सुनकर जोई हंसने लगती है और आकर यही सब एलेक को बताती है। लेकिन जब एलेक सोने का नाटक करके उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता तो जोई समझ जाती है कि उसके इस फैसले से एलेक खुश नहीं है और इसी बात से परेशान होकर वो बाहर आकर बैठ जाती है। अब जैसे ही इलाई की नजर जोई के उदास चेहरे पर पड़ती है तो वो तुरंत एक मोटी सी किताब लाकर जोई को देते हुए उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। अब जोई वो किताब तो नहीं लेकिन बच्चों की कहानी वाली एक किताब से उसे कहानियाँ सुनाने लगती है। तभी इलाई उसे आज रात अपने पास सोने के लिए कहता है तो जोई उसकी बात मानकर वहीं नीचे बिस्तर करके उसके साथ सो जाती है। अब जैसे ही जोई की आंख सुबह खुलती है तो इलाई उससे कहता है कि आज एलेक बहुत जल्दी तैयार होकर अपने काम पर चला गया है। वहीं हम एलेक को देखते हैं जो दरअसल बैंक में और लोन लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि पिछले 2 महीने से वो अपने वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दे पाया था। लेकिन क्योंकि उसने पहले से ही बैंक से काफी सारा लोन ले रखा था तो बैंक उसे लोन देने के लिए मना कर देती है। अब परेशान एलेक अपनी फैक्ट्री पहुंचता है और जैसे तैसे करके अपने वर्कर्स को समझाता है, लेकिन वो जानता था कि ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और यही घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दूसरी ओर इलाई घर में घूमते हुए एक रूम को देखता है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। वो जोई से इसके बारे में पूछता है तो जोई उससे कहती है रूम है जहाँ किसी का जाना अलाउड नहीं है, और इतना कहकर वो इलाई को वहाँ से ले जाती है। अब वो दोनों बाहर जाकर पार्क में बैठते हैं कि तभी एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास आता है और अपना नाम पोर्ट बताता है। वो जोई से कुछ छुट्टे पैसे मांगता है और जोई जब उसे पैसे देने लगती है तो वो जोई को एक तारीख बताता है जो थी 15 मई 2007। ये सुनकर जोई एकदम से घबरा जाती है और पूछती है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। पोर्ट कहता है कि मुझे सब पता है, मैं हमेशा यहीं आसपास ही घूमता रहता हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जोई हैरान होकर उसे ऐसे ही देखते रह जाती है। लेकिन 15 मई 2007 को आखिर क्या हुआ था वो अभी तक सिर्फ एक राज ही है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अगले दिन फैक्ट्री से सभी वर्कर्स पैसे न मिलने की वजह से वहां से जाने लगते हैं। एलेक उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सिर्फ टॉम नाम का एक पुराना वर्कर उसकी बात मानकर वहां रुकता है। इस परेशानी में एलेक जोई को फोन करके अपने पास बुलाता है तो जोई इलाई को साथ लेकर उसकी फैक्ट्री पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि एलेक ने उससे बिना पूछे मकान को गिरवी रख दिया है। तो वो एलेक की कोई बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब घर आकर जोई इलाई से स्कूल जाने के बारे में पूछती है, लेकिन इलाई उससे उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करने लगता है जो फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। पहले तो जोई उसके ऐसे सवालों पर हंसने लगती है, लेकिन फिर बाद में वो उसे बताती है कि वो और एलेक हाई स्कूल से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। पहले वो दोनों काफी खुश थे और बहुत मस्ती करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ बदल गया है और उसे अब ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम उन्होंने साथ में अच्छा वक्त कब बिताया था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और जोई इलाई को स्कूल छोड़कर आती है, लेकिन इलाई लंच टाइम में ही एक टैक्सी बुक करके एलेक की फैक्ट्री पहुंच जाता है। इलाई को यहाँ देखकर एलेक उस पर गुस्सा होने लगता है और तुरंत स्कूल जाने को कहता है, लेकिन इलाई उसकी बात नहीं मानता और डैड कहकर उसे बुलाता है। ये शब्द सुनकर एलेक और ज्यादा भड़क जाता है और फिर दोबारा उसे डैड बोलने के लिए सख्ती से मना करता है। तभी जाते हुए इलाई उसके खिलौनों की काफी तारीफ करता है, जिसे सुनकर एलेक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, क्योंकि काफी समय से उसके खिलौनों को कोई भी पूछ नहीं रहा था और मार्केट में उसकी वैल्यू भी नहीं थी। अब जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो जोई उन दोनों पर भड़क जाती है, जिससे घर का माहौल काफी गर्म हो जाता है। लेकिन तभी घर के दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय चाइनीज खाना लेकर आता है। यहाँ जोई को पता चलता है कि ये खाना तो इलाई ने ऑर्डर करके मंगाया है। ये देखकर अब जोई और एलेक दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे एलेक भी अब इलाई को पसंद करने लगा है। तभी रात को जोई जब सोने जाती है तो वो इलाई के हाथ में एक टेडी बियर को देखती है जो उसने उसी रूम से बिना पूछे निकाल लिया था। वो तुरंत जाकर इलाई से उसे छीनते हुए कहती है कि फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आधी रात को ही इलाई उठकर घर से बाहर निकलकर पास के उसी गार्डन में पहुंच जाता है और बेंच पर सो रहे पोर्ट को उठाकर उससे बातें करने लगता है। वहीं अगले दिन हम एलेक की फैक्ट्री में जॉन नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो हमेशा एलेक से उसका माल खरीदता था, लेकिन इस बार वो एलेक से कहता है कि वो आगे अब उसका कोई भी माल नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पुराने मॉडल वाले खिलौने अब बिक नहीं पा रहे। यहाँ जॉन एलेक को 2 ऑफर्स देकर चला जाता है कि या तो वो उसे इस फैक्ट्री को दे दे या फिर कोई नया आइडिया लेकर उसके पास आए। ये सुनकर एलेक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने सारी जमा पूंजी लगाकर इन खिलौनों के स्टॉक को रेडी किया था और जब कोई उन्हें नहीं खरीदेगा तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसी बेचैनी में वो अपने पिता की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगने लगता है
क्योंकि जिस फैक्ट्री को उसके पिता ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज वो उसको संभाल नहीं पा रहा और अब नौबत उसे बंद करने की आ गई है। वो पूरी तरह से इसमें असफल हो रहा है। उसने कुछ ही सालों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी इन सब बातों को पोर्ट पीछे से खड़े होकर सुन रहा था। वो उसके पास आकर कब्र के ऊपर गुलाब के खिल रहे फूलों को दिखाकर वहाँ से चला जाता है। उसके इस इशारे से एलेक वो समझ जाता है जो पोर्ट उसे समझाना चाह रहा था। इसलिए अब वो हार ना मानते हुए फिर से अपनी फैक्ट्री को बचाने की कोशिश में लग जाता है और फैक्ट्री आकर नए आइडिया के बारे में सोचने लगता है। और इस बार वो इलाई को भी वहाँ आने से नहीं रोकता। वहाँ लगे पोस्टर को देखकर इलाई एलेक से उसके बारे में पूछता है। तब एलेक कहता है कि ये लेगोलैंड नाम की एक जगह है जहाँ वो जाना चाहता था, लेकिन समय की कमी की वजह से वो आज तक वहाँ नहीं जा पाया। खैर, अब एलेक उसे वहाँ रखे सभी खिलौने दिखाने लगता है और कहता है कि किसी जमाने में इन खिलौनों की बहुत डिमांड थी, लेकिन अभी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ गए हैं, तो अभी उन्हीं का क्रेज ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके खिलौनों की डिमांड कम हो गई है। इलाई कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने सेफ नहीं हैं और वो ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। आज नहीं तो कल यही खिलौने वापस मार्केट में अपनी पकड़ बना लेंगे। उसकी ये बात सुनकर एलेक उसकी फेवरेट डॉल उसे दे देता है, जिसके अंदर और 5 डॉल थी। अगले दिन इलाई जोई से झूठ बोलता है कि एलेक आज उन्हें कहीं घुमाने ले जाएगा, इसलिए जोई उसके साथ फैक्ट्री आ जाती है, जहाँ एलेक उन्हें टेबल पर सोता हुआ दिखाई देता है। तो अब एलेक कोई काम का बहाना भी नहीं बना पाता और उसे उनके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि इलाई उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। वो बस ऑनलाइन मैप में देखकर रास्ता बताता रहता है। फाइनली वहाँ पहुंचकर एलेक को पता चलता है कि ये तो वही लेगोलैंड है जिसके बारे में उसने इलाई को बताया था। अब अंदर जाकर इलाई एक छोटी ट्रेन की सवारी करता है और उन दोनों को अपने साथ बिठाता है। पहले तो एलेक ऐसे दिखाता है जैसे वो खुश नहीं है, लेकिन आखिर कब तक वो खुद को रोक पाता। वो भी अब उनके साथ कार रेस लगाता है और रेस खत्म होने पर इलाई को अपना मिनी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जिसे देखकर एलेक और जोई भी अपना लाइसेंस ले लेते हैं। यहाँ काफी सारी मस्ती करने के बाद आखिर में एलेक और जोई रोलर स्केटिंग करते हैं, जो उन्होंने अपनी पहली मुलाकात पर एक साथ की थी। आज इलाई ने उन दोनों को वापस खुशी का एहसास करा ही दिया था। रात को अब इलाई एलेक से कहानी सुनाने को कहता है, तो एलेक एक अच्छे पिता की तरह प्यार से उसे कहानी सुनाता है, जिसके बाद वो जोई के पास जाता है और टाइम स्पेंड करने लगता है। अब उन दोनों को ऐसे साथ देखकर इलाई को बहुत अच्छा लगता है, जो चुपके से उन दोनों को देख रहा था। अगली सुबह वो पियानो पर रखी एक बुक को देखकर एक धुन बजाने लगता है, जिसे सुनकर एलेक और जोई फौरन नीचे आते हैं। अब इलाई के पूछने पर जोई कहती है कि ये धुन एलेक हमारे बेटे को सिखाया करता था। इलाई ये सुनकर शॉक हो जाता है कि बेटा, कौन सा बेटा? वो हैरान होकर जोई की तरफ देखता है और आखिरकार आज जोई उसे सब कुछ बताने का फैसला करती है और अपने बेटे सैमुअल की फोटोज इलाई को दिखाने लगती है। वो कहती है कि अगर आज वो होता तो तुम्हारी उम्र का ही होता। ये बोलते बोलते उसकी आंखें नम होने लगती हैं, आवाज भारी होने लगती है, जिसके बाद वो इलाई को उसी कमरे के पास लेकर जाती है जिससे उसने उसको दूर रहने को कहा था। गेट खुलने पर पता चलता है कि वो सैमुअल का ही रूम था, जहां आज भी चीजें वैसी की वैसी ही रखी थी जैसी तब थी। इलाई अब जोई से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तब जोई खिड़की से नीचे देखते हुए बताती है कि 2 साल पहले जब वो सैमुअल के साथ उसका फुटबॉल मैच खेलकर वापस आ रही थी, तभी उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। जिंदगी जैसे रुक गई, खुशी जैसे छिन गई, क्योंकि सैमुअल हमारे लिए एक एंजल था, हमारी दुनिया था। इसके बाद एलेक और जोई दोनों इलाई को सैमुअल की कब्र पर ले जाते हैं, जहां एलेक के पास वही टेडी होता है जिसके लिए जोई ने उस दिन इलाई को डांट लगाई थी। हाथ में उस टेडी को लेकर एलेक कहता है कि ये सैमुअल का फेवरेट टेडी था, वो इसी को लेकर रात को सोया करता था। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे वो यहीं कहीं है। वो सामने आएगा और कहेगा पापा। ऐसा कहते हुए एलेक जोर जोर से रोने लगता है और जोई को हक कर लेता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझाते हैं और रोने लगते हैं। उनके अंदर का जो दुख 2 सालों से भरा पड़ा था, वो आज आंसुओं के जरिए बहकर बाहर आ चुका था। तभी हम पोर्ट को देखते हैं, जो दूर से ये सब देख रहा था। घर आकर जोई कहती है कि अब हमें उस रूम को क्लीन कर देना चाहिए। एक गहरी सांस लेकर एलेक भी इसके लिए मान जाता है, जहां रात को एलेक जुगनुओं को देखते हुए उसी पार्क में आ जाता है, जहां उसे पोर्ट मिलता है। पोर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है? एलेक कहता है कि मैं उस पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ जो सिर्फ जिंदगियाँ छीनना जानता है। पोर्ट कहता है कि हो सकता है कि ये कोई इम्तिहान हो। हम इंसानों की यही प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अतीत में जीते हैं और भविष्य को लेकर हर समय चिंता में रहते हैं। यादों की जिंदगी में अपनी एक जगह होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान के साथ जुड़कर खुश रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और यही जिंदगी है। पोर्ट की इन सब बातों का एलेक पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो खाने की टेबल पर आकर उन्हीं बातों को करने लगता है। वहीं इलाई भी अपनी उस डॉल को खोलते और बंद करते हुए कहता है कि मिस्टर पोर्ट एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह हैं, जिनके अंदर कुछ छुपा है, वो कोई नहीं जानता। एलेक उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत इलाई के साथ फैक्ट्री पहुंचकर एक नया डिजाइन बनाने में लग जाता है। वो बार बार अपनी डिजाइन इलाई को दिखाता है और वो उसकी सभी डिजाइन्स को फेल कर देता है, लेकिन एलेक हार नहीं मानता। वो लगातार उसमें लगा रहता है और फाइनली इलाई को उसका एक डिजाइन पसंद आ जाता है, जिसके बाद एलेक उस डिजाइन से एक लकड़ी का बॉक्स बनाकर उसमें 5 अलग अलग तरह के खिलौने रख देता है। अब एलेक जॉन के साथ साथ सभी बड़े टॉय इंडस्ट्री के बिजनेसमैन को कॉल करके कहता है कि उसके पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसे वो उन्हें दिखाना चाहता है। खैर, अब समय आता है प्रेजेंटेशन का, जहां उसका पुराना वर्कर टॉम भी उसका साथ देने आ जाता। अब एलेक अपनी जगह इलाई को प्रेजेंटेशन के लिए अंदर भेजता है और खुद गेट से उसे देखने लगता है। वहीं 7 साल के बच्चे को देखकर वहां बैठे सभी बिजनेसमैन हंसने लगते हैं, लेकिन इलाई अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहता है कि वो एलेक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ आया है। ऐसा कहकर वो अपने प्रोडक्ट से कपड़ा उठाता है, जहाँ एक बॉक्स पर क्वेश्चन मार्क के साथ मिस्ट्री बॉक्स लिखा हुआ था। ये देखकर जॉन उससे पूछता है कि आखिर इसके अंदर कौन से खिलौने हैं। इलाई कहता है कि अगर मैंने आपको ये बता दिया तो इसे मिस्ट्री बॉक्स कौन कहेगा। ये बात जॉन की समझ में नहीं आती, लेकिन वहाँ बैठा दूसरा बिजनेसमैन उसका पॉइंट समझ जाता है और कहता है कि लोग इसके अंदर क्या है वो जाने बिना ही इसे खरीदेंगे, क्योंकि मिस्ट्री किसे पसंद नहीं। वो कहता है कि आधे से ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी तो उन्हें इसे खरीदने और खोलने में ही मिल जाएगी। अब धीरे धीरे सभी को ये प्रोडक्ट और आइडिया पसंद आने लगता है, जिसके बाद वहाँ बैठे जापानी बिजनेसमैन सबसे पहले 20,000 बॉक्स का ऑर्डर दे देता है और फिर एक एक करके सभी अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं। तभी एलेक वहाँ आता है और सभी उसके इस आइडिया के लिए उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। एलेक आज बहुत खुश था और वो इस दिन को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके बिताता है। और उसी शाम इलाई के साथ फुटबॉल खेलते हुए वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझे अब पापा कहकर बुला सकते हो। उसकी ये बात सुनकर जोई और इलाई दोनों बहुत खुश होते हैं। उसी रात हम फिर से इलाई को मिस्टर पोर्ट के पास जाते हुए देखते हैं। यहाँ पोर्ट एलेक की सफलता से काफी खुश होता है और इलाई के कान में धीरे से कुछ कहता है। अब अगली सुबह एलेक और जोई दोनों गार्डन में आकर मिस्टर पोर्ट को क्रिसमस के दिन अपने घर इनवाइट करते हैं। वहीं क्रिसमस को हम देखते हैं कि मिस्ट्री बॉक्स को मार्केट में काफी ज्यादा सफलता मिल चुकी है और बच्चे उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं मार्केट की इस हाई डिमांड को पूरा करने में एलेक को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्री में उसे सिर्फ बॉक्स बनवाने थे, क्योंकि खिलौनों का स्टॉक तो उसके पास पहले से ही था। अब रात को मिस्टर पोर्ट उनके घर आते हैं और एलेक के कहने पर पहली बार क्लीन शेव करके बाथरूम से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो सभी मस्ती करने लगते हैं और पोर्ट को पूरी फैमिली को ऐसे खुश देखकर काफी सुकून मिलता है। अब जाते वक्त जोई मिस्टर पोर्ट को कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन मिस्टर पोर्ट पैसे लेने से मना करते हैं। जोई जिद करके फिर भी उन्हें पैसे दे देती है। इसके बाद जोई इलाई को सोने के लिए बोलती है, तो इलाई उससे पूछता है कि क्या वो एंजल में विश्वास करती है। जोई उसकी इस बात का कोई खास जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके मन में आज कुछ और ही चल रहा था। वो जल्दी से अब एलेक के पास जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। एलेक जैसे ही उसे ओपन करता है तो उसमें उसका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसे देखकर एलेक एकदम से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इसकी तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो जल्दी से जोई को हक कर लेता है, क्योंकि अब वो एक बार फिर से माँ और बाप बनने वाले थे। एलेक ये खबर इलाई को सुनाना चाहता था, लेकिन जोई कहती है कि वो अभी सो गया होगा। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि इलाई वहीं दूर बैठकर उनकी सब बातें सुन रहा था। अब सुबह होते ही एलेक जल्दी से ये खबर इलाई को देने जाता है, लेकिन वहाँ इलाई नहीं था, बल्कि एलेक को वहाँ बस एक लेटर मिलता है जो जोई और उसके लिए था। उसी वक्त अनाथ आश्रम से अकाउंटेंट की कॉल आती है और वो जोई को बताती है कि मिस लैंग अब ठीक होकर वापस आ चुकी हैं और उनका फॉर्म उसने मिस लैंग को दिखाया था। उन्होंने बताया कि इलाई नाम का कोई बच्चा कभी भी यहाँ था ही नहीं, यहाँ तक कि उस फॉर्म पर उस बच्चे की फोटो भी नहीं है। ये सुनते ही जोई के होश उड़ जाते हैं और कप उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। वो जल्दी से हड़बड़ाती हुई डेस्क को ओपन करती है और उसके मिनी ड्राइविंग लाइसेंस को ढूंढती है और यहाँ वो और ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उस कार्ड पर भी इलाई का कोई भी फोटो नहीं था। अब धीरे धीरे जोई को सब कुछ समझ आने लगता है कि इलाई और मिस्टर पोर्ट दोनों असल में इंसानों के रूप में एंजल्स थे, जो उनकी बिखरी हुई जिंदगी में खुशियां लौटाने आए थे। तभी उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में उसके पास अनाथ आश्रम का कार्ड रखने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पोर्ट ही थे। इसके बाद जोई उस लेटर को पढ़ती है जो इलाई ने छोड़ा था। उसमें इलाई ने उनके बेटे सैमुअल की यादों को भूलकर अपनी अच्छी यादों के साथ जिंदगी बिताने की बात उसमें लिखी थी। ये सब पढ़कर जोई जोर जोर से रोने लगती है और फिर बाकी के लेटर को पढ़ती है, जिसमें उसने अपने जाने और
अपने प्यार के बारे में भी उनको बताया था। साथ ही उसमें उसने एक भविष्यवाणी भी की थी कि जल्दी ही उनके घर एक बेटी का जन्म होगा। अब हम मूवी के एंड का सीन देखते हैं, जहां जोई और एलेक अपनी नन्ही सी बेटी के साथ बहुत खुश होते हैं। तभी जोई को अचानक इलाई फिर से दिखाई देता है। उसे लगता है कि इलाई फिर से वापस आ गया है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो जाता है। और इसी के साथ होता है इस कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।